हेलो गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोर यूनिट से, जिसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी का जो 4 यूनिट है बीएसएन में, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिवेंशन का लेवल क्या है। ओवरऑल हमें इस यूनिट को क्लियर करना है। जो 4 यूनिट है एपिडेमियोलॉजी 6 सेमेस्टर में, तो उस सब्जेक्ट के 4 यूनिट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिसमें हम प्रिवेंशन के जो भी लेवल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसी पेशेंट को किसी डिजीज से बचा सकते हैं बिफोर डिजीज। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी प्रिकॉशंस होती है वो सारी देखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे उनको सबको क्लियर करेंगे अपने इस लेक्चर में। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिनको हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन के यूनिट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिवेंशन क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे कि कौन कौन से लेवल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल क्या है, सेकेंडरी लेवल क्या है और टर्शियरी लेवल क्या है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे अलग अलग करके, ताकि हमें ओवरऑल प्रिवेंशन का पता चले कि प्रिवेंशन है क्यों और हम क्यों करवाते हैं, ताकि किसी भी इंडिविजुअल को डिजीज से किस तरीके से बचा सकते हैं, किस किस लेवल से हम उनकी पेशेंट की प्रिवेंशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल पीपल की। तो उसके हिसाब से हम ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम अपने लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, द गोल ऑफ द मेडिकल साइंस आर द प्रोमोट द हेल्थ। क्योंकि हमारा क्या गोल होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को हम प्रोमोट करें, चाहे वो पेशेंट हो, कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, हेल्थी हो या पेशेंट हो, तो उनकी हेल्थ को प्रोमोट करना या फिर प्रिजर्व हेल्थ और एक अच्छी हेल्थ देना। और उसके अलावा रिस्टोर हेल्थ व्हेन दे आर इम्पेयर्ड, के अगर कोई इम्पेयर्ड हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना, रिस्टोर मीन्स कि दोबारा से उसको उस कंडीशन में एक हेल्दी लाइफ में लाना। ये सारा क्या है कि हमारा गोल होता है मेडिकल साइंस का। ठीक है, और उसके अलावा मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। जो भी पीपल डिस्ट्रेस में है, सफर कर रहे हैं किसी भी इलनेस से, किसी भी डिजीज से, किसी भी स्ट्रेस से, डिस्ट्रेस से, तो उनको क्या करना है, हमें उनको प्रिवेंट करना है। उनकी जो भी कंडीशन है उसको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो ओवरऑल हमारा प्रिवेंशन की यही है कि हमें कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या है कि प्रिवेंशन मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल को उसको प्रोमोट, उसकी हेल्थ को प्रोमोट करना या फिर प्रिजर्व करना, और उसके अलावा उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना। अगर कोई भी इम्पेयर्ड हो गया है किसी भी चीज की वजह से, डिजीज की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, उसको हमें सही करना होता है। और जितने भी उसके जो भी डिजीज होती है या फिर कोई अदर कंडीशन हेल्थ की होती है, तो किसी भी चीज से वो सफर कर रहा है, तो उन चीजों को हमें मिनिमाइज करना होता है ताकि उसकी हेल्थ हम रिस्टोर कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके। और उसके अलावा दिस गोल आर द इम्बॉल्स फॉर द वर्ड्स प्रिवेंशन। और उस वर्ड को हम क्या कहते हैं कि उस वर्ड को हम कहते हैं प्रिवेंशन, जिनमें ये सारी चीजें हो, जिसमें हेल्थ भी प्रमोशन हो, ओवरऑल रिस्टोर्ड भी हो, हम हेल्थ को कर सके, मिनिमाइज कर सके उसकी सफरिंग को। तो ये क्या है, ये एक प्रिवेंशन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज प्रिवेंशन। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड में अगर आप डायग्राम को देख सकते हैं तो इजीली आपको पता चल जाएगा। प्रिवेंशन मीन्स के द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग्स दे हैपन और राइजिंग्स, के कुछ ऐसे एक्शन हमारे जो हम क्या करते हैं कि स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम क्या है कि अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल हम यूज करते हैं, अच्छा एक लाइफ स्टाइल है, तो फिर क्या है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं खुद को किसी चीज से। ठीक है, ओबेसिटी से, ओबेसिटी के अलावा डिजीज से, तो ये एक प्रिवेंशन है। अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमारा वर्क ये होता है कि हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज से अपने। उस हिसाब से क्या है कि कोई भी एक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं कि द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग, के कोई ऐसा गलत एक्शन होने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि समथिंग फॉर हैपन अराइजिंग, के उसको हम स्टॉप कर ले, ताकि कोई ऐसा हम काम ना करें जिस तरीके से हम अनहाइजीनिक जगह पे है, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश कर सके, अगर हम नहीं करते हैं, उस चीज को एक्शन में नहीं लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो हम पे इम्पेक्ट करता है। उसके अलावा अगर फूड हम खा
रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है कि हमें इम्पैक्ट करता है। अगर हमने उसको स्टॉप कर लिया तो वो एक हमारे लिए प्रिवेंशन बन जाती है। ओवरऑल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि किसी भी डिजीज से पहले जो भी हम चीजें यूज करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है डिजीज से। और उसके अलावा कुछ ऐसी प्रिकॉशंस होती है जिनको आप यूज करके अपनी एक लाइफ को प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर हम पेशेंट को बात करते हैं कि अगर पेशेंट कोई उसकी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, वो किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में है, तो अगर हम उसको ज्यादा इन्फेक्शन की जगह पे या फिर कहीं और पे ऐसी जहाँ पे वो सही से वहाँ पे अडॉप्ट ना कर पाए, उस जगह पे ले जाते हैं, तो उसकी प्रिवेंशन नहीं होती है और उससे ज्यादा उसकी क्या है कि हेल्थ खराब हो जाती है। तो प्रिवेंशन यही है कि किसी भी चीज ऐसे एक्शन को स्टॉप करना जो क्या करता हो, वो हमारी जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसको इम्पेक्ट करता हो, तो उसको हमें क्या है, स्टॉप करना है उस एक्शन को, ताकि हमारी बॉडी की जो भी सिस्टम है, हमारी हेल्थ है, वो सही से हो सके। उसके बाद बात करते हैं डिजीज प्रिवेंशन के, किस तरीके से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं खुद से। तो सबसे पहले डिजीज प्रिवेंशन रिफर टू द डेलिब्रेट एक्शंस टू द हार्ट एंड डेली डिजीज प्रोग्रेसिंग फॉर वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। क्या है कि प्रिवेंशन किसी भी डिजीज को करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने डेलिब्रेट द एक्शन, कुछ ऐसे एक्शन ले ताकि उस डिजीज को एक लेवल से दूसरे स्टेज पे हम न जाने दें, उससे पहले ही हम उसको स्टॉप कर दें। अगर कोई भी कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट वो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन यही होगी कि वो अपनी हेल्थ का उस हिसाब से ही वो एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल चेंज करे, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो सेकंड स्टेज पे ना जाए, वो फर्स्ट स्टेज से ही प्रिवेंट हो जाए। तो ये क्या है कि ये एक प्रिवेंशन है डिजीज की, कि किसी भी डिजीज को हमें, अगर उस डिजीज किसी को हो गई है, ठीक है, उसको ज्यादा सीवियर कंडीशन में ना आने के बजाय हमें क्या है कि उसको प्रिवेंट करना होता है। कुछ ऐसी चीजें, लाइफ स्टाइल हो गया या फिर कुछ ऐसी अगर हम कहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड चीजें हो जाती है, जिससे क्या हो कि उस पेशेंट को जो भी है इस कंडीशन में वो प्रिवेंट कर सके सेकंड स्टेज से जाने के लिए, ठीक है, प्रोग्रेस फॉर द वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। तो उसको क्या करे, डिले करे और उसको हाफ करे और ऐसे एक्शन काम आए। जिस तरीके से कार्डियक पेशेंट को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, उसके अलावा उसको हेल्दी फूड खाना जरूरी होता है, सॉल्ट का कम यूजेज होता है, उसके अलावा स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, एक प्रिवेंशन है ताकि वो सीवियर कंडीशन में ना जा सके। द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज ऑब्जर्वली हैज अ पोटेंशियली ग्रेटर इम्पैक्ट फॉर द पब्लिक हेल्थ देन मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है कि वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ऑब्जर्व द पोटेंशियल ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि अगर हमने क्या है कि हमें जरूरत ही नहीं होती है कि अगर हम खुद अपनी प्रिवेंशन कर रहे हैं, हमें अपनी हेल्थ का पता है, हमें क्या है कि उसी हिसाब से हम अपनी प्रिवेंशन कर रहे हैं। चाहे किसी भी चीज का पेशेंट हो, चाहे वायरल डिजीज का हो या बैक्टीरियल डिजीज का हो, वो क्या है कि उससे पहले वो अपनी प्रिवेंशन कर रहा है। वो कैसे भी अगर एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो अपनी प्रिवेंशन कर रहा है, किसी चीजों, ऐसी खराब चीजों से वो अपने को अवॉइड करवा रहा है या बचा रहा है, तो फिर वो क्या है कि वो एक प्रिवेंट है। अगर कार्डियक पेशेंट है, वो रोज एक्सरसाइज करता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, उसके अलावा अपने वजन को नहीं बढ़ाता, तो ओवरऑल उसकी क्या है कि वो एक अपने आप को प्रिवेंशन कराए। ये जो प्रिवेंशन है जो इंडिविजुअल खुद पे करता है, ये क्या है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट देती है एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट के। अगर हम ट्रीटमेंट भी कर ले ना, तो इतने पेशेंट हेल्दी नहीं बन सकते जितना वो खुद से प्रिवेंट कर सके अपने आप को किसी भी चीज से। तो वो ज्यादा एक, हम कहते हैं ना, एक पब्लिक में ज्यादा क्या है कि पब्लिक हेल्थ ज्यादा इम्प्रूव होगी अगर खुद एक इंडिविजुअल खुद को प्रिवेंट कर देता है। अगर वो नहीं करता है, अगर मेडिकल किसी सेंटर पे चला जाता है या वो मेडिकल ट्रीटमेंट के, तो उतना वो प्रिवेंट नहीं हो सकता। हम फॉर एग्जांपल, अगर एक क्राउडी एरिया है, वो एक इंडिविजुअल खुद की हेल्थ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, ठीक है, वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, ऐसे सब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको नीड ही नहीं होगी कि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो उस हिसाब से प्रिवेंशन खुद से करना बहुत ही ज़रूरी होता है पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों के लिए। हमारे इन्वायरमेंट में हम बोलते हैं ना पब्लिक हेल्थ, जो लोग सब मिलके एक पब्लिक बनती है, ठीक है, उनकी हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होती है प्रिवेंशन। इसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके तीन, हम बोल सकते हैं 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन में प्रीमोडल प्रिवेंशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली जो प्रिवेंट करते हैं हम खुद से, उसको प्रीडोमल प्राइमरी प्रिवेंशन, उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्शियरी प्रिवेंशन। ये क्या है कि इसके लेवल्स है कि किस किस तरीके से हम खुद को, अपने पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप है या इंडिविजुअल है, उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रीमोडल जो प्रिवेंशन होती है वो क्या होती है। द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इज अ पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड व्हिच दे हैव नॉट येट द अप्रियर। ये कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती है पॉपुलेशन में जो क्या है कि ना ज्यादा डेवलप हो रही होती है, उसके रिस्क ज्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ की बात करते हैं ना, जो लाइफ स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे कार्डियक पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि हमें क्या है कि एक कार्डियक पेशेंट है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, वो क्या है कि उसके रिस्क फैक्टर है ना वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या है कि उसके लिए क्या है कि एक अप्रोप्रिएट कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में वो एक मौजूद होती है डिजीज जो हमें पता ही नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। कुछ ऐसी चीजें होती है क्या है लाइफ स्टाइल या फिर ये सारी चीजें हम देख के कि एक इमरजेंसी कंडीशंस जिसमें क्या है कि ना हमें पता है कि इसके रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, दिन बे दिन वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रही है कोई इमरजेंसी कंडीशन इन पॉपुलेशन एंड ग्रुप में। और उसके अलावा येट द अप्रोप्रिएटेड, वो अप्रोप्रिएटेड हमें पता नहीं है, फिर भी वो चीजें बढ़ रही है, उनके रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमोडल प्रिवेंशन। प्रीमोडल प्रिवेंशन कंसिस्ट एंड मेयर इनहेबिट द इमरजेंसी, वो क्या करती है, मेयर करती है और इनहेबिट करती है इमरजेंसी के जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीजें, कुछ ऐसी डिजीज होती है वो क्या है कि रिस्क फैक्टर होता है इमरजेंसी कंडीशन के कि इनकी वजह से इमरजेंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार्डियक का बताया, तो प्रिवेंशन क्या करती है, प्रीडोमल प्रिवेंशन। अगर कार्डियक कोई पेशेंट है तो अगर वो खुद से अपनी प्रिवेंशन कर रहा है, अपने हर चीज को सही से मेंटेन करके रख रहा है, तो वो एक प्रिवेंशन हो गई। तो उस प्रिवेंशन को हम क्या कहेंगे कि प्रीडोमल प्रिवेंशन। और उसके अलावा द फॉर्म ऑफ द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल बिहेवियर, सोशल एंड बिहेवियर कंडीशन, कल्चर पैटर्न लिविंग्स। और जिस तरीके से वो सोशल है लोगों के साथ, अगर कोई ऐसी, और इकोनॉमिकल है उसकी इन्वायरमेंट, हम देखते हैं कि वो कैसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है। क्योंकि रिस्क फैक्टर जहाँ ज्यादा होते हैं उस इन्वायरमेंट में तो वो नहीं रह रहा है, चाहे वो लंग्स का पेशेंट हो, तो अगर लंग्स का पेशेंट है, लंग्स डिजीज का, तो वो अगर क्राउडी एरिया में या फिर हम कहते हैं डस्टी एरिया में रहेगा तो उसको ज्यादा इम्पेक्ट करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं या सोशल, जो भी सोशल या फिर बिहेवियर कंडीशन, कल्चर पैटर्न होता है, वो सारी चीजें क्या करती है, ओवरऑल हेल्थ पे, प्रिवेंशन पे इम्पैक्ट करती है। क्योंकि अगर इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं होगा तो वो अपनी प्रिवेंशन सही से नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा अगर बिहेवियरल वो लोगों के साथ कैसा है, वो साइकोलॉजिकली ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता होगा कि ये खुद अपनी प्रिवेंशन कर सकता है। कल्चर पैटर्न से किन किन कल्चर में बहुत सारी चीजें होती है जो अवॉइड की जाती है, तो उस हिसाब से वो अपनी हेल्थ का अच्छे से प्रिवेंशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्या है कि ये हेल्प करती है ताकि एक पेशेंट, इंडिविजुअल अपने को किस तरीके से प्रिवेंशन एग्जाम्पल लेना है कि प्रीडोमल प्रिवेंशन क्या होती है। तो मेनली हम क्या करेंगे, द मेन इंटरवेंशन इन द प्रीडोमल प्रिवेंशन की इंटरवेंशन करने के लिए हमें क्या है कि इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन ऑफ द लाइफ एंड मॉडिफिकेशंस एंड पर्सनल हाइजीनिक। हमें क्या है कि इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप्स को हमें एजुकेशन देनी होती है कि मॉडिफिकेशन किस तरीके से होती है, कि हम खुद अपनी पर्सनल हाइजीन किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि पर्सनल हाइजीन होगी तो उस हिसाब से वो प्रिवेंट हो सकते हैं एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए, या फिर इमरजेंसी जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनसे वो प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी प्रिवेंशन खुद से कर सके। प्रीडोमल प्रिवेंशन से टारगेट होल पॉपुलेशन, क्या है कि हमें प्रीडोमल जो प्रिवेंशन है वो क्या है कि होल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हेड हाइजीनिक, वो क्या है कि सबको एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो बच्चे हो, स्कूल में हो, या उसके अलावा ओल्ड एज के हो, यंग हो, वुमेन्स हो, मेंस हो, जो भी हो, उनको सबको ये एक एजुकेशन दी जाती है कि हैंड वॉश किस तरीके से करनी चाहिए। हैंड हाइजीनिक सबसे पहले एक फर्स्ट रूट होता है प्रिवेंशन का।
बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड टू द प्रिवेंट डिजीज अकरिंग्स, कि कोई भी डिजीज हो रही है, ठीक है, हो गई है या फिर हो रही है, तो उससे पहले किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को प्रिवेंट करना चाहिए। द प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू द रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोविड हो गया है, प्राइमरी हमारी प्रिवेंशन यही होगी कि जिनको हुआ है बाकी जो इंडिविजुअल है उनको ना हो, उनके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेशन उनकी करेंगे, उसके अलावा उनको आइसोलेट करेंगे, या फिर हम उनकी जो भी चीज़ें होंगी, गैजेट्स होंगे, वो ना यूज़ करें, ताकि जो दूसरी पॉपुलेशन है उसमें वो डिजीज़ ना हो सके, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो कोविड हो, या फिर कोई और भी डिजीज़ हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या फिर नॉन कम्युनिकेबल। तो हम इस तरीके से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द पॉपुलेशन and thus they mostly applicable persons whose are the stage of the susceptibility, कि उसकी क्या susceptibility है और वो किस स्टेज में है, ताकि उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे और उसको प्रिवेंट कर सके। तो ओवरऑल यही है कि प्राइमरी प्रिवेंशन उसको हम कहते हैं जहाँ पे हम रिड्यूस कर सके, जो न्यू केसेस डिजीज के बन रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सके, और पॉपुलेशन को हम मोस्टली अप्रोप्रिएट करें ताकि पर्सन्स उस स्टेज में ना चला जाए और उन ससेप्टेबल जो कंडीशन है उसमें ना चला जाए। ओवरऑल प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें यही होता है कि जो है उनको हम नहीं कर सकते प्रिवेंट, तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको अलग रख के या फिर अलग उनको एक एनवायरनमेंट दे के। और उसके बाद बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। सिंपली अगर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजन फेज, जो प्री पैथोजन फेज होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है, ठीक है, प्री पैथोजन के वो उसकी एंट्री होने से पहले हमें क्या है कि प्रिवेंशन किस तरीके से करनी चाहिए। चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो तो उसके लिए हमें हैंड हाइजीनिक मास्क यूज़ करना, ये सारी क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसमें डिजीज होने से पहले जो पैथोजन का फेसेस होते हैं उससे पहले हमें क्या है कि खुद को प्रिवेंट करना होता है, या फिर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन। द प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कि हम किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप्स या पॉपुलेशन को, और उसकी हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ताकि इस डिजीज से वो एक डील कर सके। जो भी अगर जो हेल्दी नहीं है उनको हेल्थ अच्छी देंगे ताकि वो उस डिजीज से प्रिवेंट कर सके। अगर पेशेंट है तो उनको भी उनकी हेल्थ को हमें क्या है, प्रमोट करना होता है। जो लोग प्रिवेंट है उनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी होती है ताकि वो अपनी हेल्थ को सही रख सके, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल डिजीज में इन्वॉल्व हो गए हैं उनको भी एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि वो दूसरों को उस डिजीज में इन्वॉल्व ना कर सके। फर्स्ट हम देखते हैं उसमें क्या है कि हेल्थ प्रमोशन के किस तरीके से लोगों की हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है। फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ को हमें प्रमोट करना है, ठीक है, उसके लिए हमें हेल्थ एजुकेशन देनी होगी, अपनी जो भी कम्युनिटी है उसको या फिर पॉपुलेशन को हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन को एक प्रॉपर कर सके, स्लीप को एक अच्छा कर सके, या फिर एक्सरसाइज कर सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके, प्रोग्राम या फिर डिज़ाइन कर सके, और जो भी हेल्दियर है वो लाइफस्टाइल यूज़ कर सके, और इन्वायरमेंट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोग्राम कर सके, डिज़ाइन करे, और उसके अलावा इम्प्रूव करे एक इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी इन्वायरमेंट, ताकि ओवरऑल हमें क्या है कि हम हेल्थ की एजुकेशन देते हैं ना, तो उसमें लाइफस्टाइल भी आ जाता है, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। उसके अलावा कौन सी लाइफस्टाइल या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में भी हमें एजुकेशन देनी होती है, और उसके अलावा हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव होती है, एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्या है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कहते हैं कि इम्प्रूव करती है, कि एक इन्वायरमेंट जो क्या करे आपकी जो क्वालिटी को चेंज कर सके, आपको इन्हेंस कर सके, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, और उस हिसाब से हमें एजुकेशन देनी होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि हेल्थ को प्रोमोट करना, हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाना, चाहे वो कम्युनिटी में हो, पॉपुलेशन में हो, एक लिमिटेड ग्रुप हो या इंडिविजुअल तक हो, तो वो एक हेल्थ प्रमोशन हो जाती है कि लोगों को हम एजुकेशन दें।
और उसके अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन में दूसरा आ जाता है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कि किस तरीके से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल द प्राइमरी प्रिवेंशन मेजरमेंट, कि किस तरीके से प्राइमरी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को किसी डिजीज से। तो सबसे पहले क्या है कि इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो पोलियो हो गया या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर हेपेटाइटिस हो गया, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरी हमें क्या करना चाहिए, इम्यूनाइजेशन देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन हेल्प करता है कि किसी भी डिजीज से वो प्रिवेंट हो सके, क्योंकि ये एक शेड्यूल होता है जो न्यू बॉर्न के लिए होता है एज अ बर्थ टाइम, जो भी शेड्यूल होता है 1 ईयर तक या फिर 5 ईयर तक, उनमें क्या है कि हमें इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनके अगेंस्ट हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। उसके अलावा कंट्रासेप्शंस, कुछ ऐसी कंट्रासेप्शन है वो यूज करनी चाहिए ताकि उस डिजीज से प्रिवेंट हो सके। उसके अलावा कोलोराइजेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक वाटर एंड सप्लाई, जो भी पब्लिक वाटर है, ठीक है, उनको सप्लाई जो भी करा है उसको फिल्टर करके या फिर साफ करके हम क्या है कि पानी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उससे भी उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं ना कोलेरेशंस मीन्स उसमें वाटर में बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज हो सकती हैं, जिसमें कालरा हो गया, क्या है कि ये सारी डायरिया, ये सब क्या है कि पानी की वजह से डिजीज होगी। तो सबसे पहले हमारा ये भी काम होता है कि उनकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है, तो उसमें हमें क्या है कि पानी को भी देखना होता है ताकि इनकी वजह से इस इंडिविजुअल को डिजीज ना हो सके। और उसके अलावा बात करते हैं जिसमें क्या है कि मॉस्किटो नेट या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट, जो भी क्रीम्स होती हैं वो यूज़ करना। और उसके अलावा ऐसी वॉशिंग्स जिसमें हम कहते हैं ना ताकि उसमें हैंड वॉश हो गया, ओवरऑल चीज़ें, हम क्लॉथ पहन रहे हैं तो वो भी वॉश करके हर चीज़ को साफ़ करके हम खा रहे हैं, चाहे भी कोई चीज़ लेके, फ्रूट्स हो, सब्जीज हो, ठीक है, वो सब हम क्या कर रहे हैं कि जो यूज़ करते हैं ना हम वो वॉश करके खा रहे हैं। तो ये क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आ सकती है, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में भी क्या है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के इन चीज़ों की वजह से हम खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। उसके अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होती है उनके लिए हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है कि क्वाइटिंग स्मोकिंग, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ द जो हार्ट के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या है कि वो अवॉइड करें और स्मोकिंग से। उसके अलावा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ, जो भी हार्ट डिजीज़ है उसका रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा तो उसकी वजह से जो भी कोरोनरी आर्टरी में बल्क या फिर फैट जमा होता है वो नहीं होगा, उसकी वजह से उसको ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन ना हो सके, उससे प्रिवेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। जितनी भी हेल्थ कंडीशन है उसको हम इस तरीके से क्या है कि प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज या फिर स्मोकिंग को अवॉइड करके। तो वो क्या है कि एक रिस्क फैक्टर होता है ना, जिसमें एमआई हो गया, उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के यही है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन इम्पैक्ट टू द रिड्यूस नंबर्स ऑफ एक्साइटिंग केस इन द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है जिसको भी डिजीज हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या करे कि उसको जो भी इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सके, ताकि वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में या कॉम्प्लिकेशन में न चला जाए। मीन्स के प्री स्टेज, जो भी स्टेज होता है प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में ही हम उसको ट्रीट कर ले, ताकि वो सीवियर कंडीशन में ना चला जाए, ज़्यादा उसकी हेल्थ पे इम्पेक्ट ना कर सके। हमारा पर्पस यही होता है कि ताकि के ना उस डिजीज़ को स्लो वो प्रोग्रेस हो, वो ज़्यादा बढ़े ना, उसकी वजह से क्या हो कि रिड्यूस हो सके, उसके इम्पेक्ट कम से कम हो सके एक इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को। कोई भी अगर कम्युनिटी में कोई भी डिजीज़ है, चाहे मलेरिया हो, वो हम क्या करें कि हमें उसके सिम्टम पता चल गए फर्स्ट स्टेज में, हम उसको जल्दी से जल्दी उसको रिड्यूस कर लिया, ताकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट उस पेशेंट पे नहीं कर पाएगी, उसकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाएगी। अर्ली स्टेज में हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन। यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी में क्या आ जाता है कि फोकस इन अर्ली डिटेक्शन, हमें क्या है
डिटेक्शन अर्लीज हो जाए ताकि हम उसका अच्छे से और इजीली ट्रीटमेंट कर पाए। और उसके अलावा अर्लीज डायग्नोस टेस्ट करवा सके, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सके, केस को फाइंड करे और प्रोग्राम कर सके ताकि पेशेंट जो है वो ज्यादा सीवियरिटी में ना चला जाए और रिकवर जल्दी से जल्दी हो सके, उसकी वजह से उसकी फैमिली को या फिर उसको कोई भी एक इम्पेक्ट ना पड़े। और उसके अलावा बात करते हैं स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज के किस तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं डिजीज की। कॉमन अप्रोच टू द सेकेंडरी प्रिवेंशन स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज के किस तरीके से हम स्क्रीन कर रहे हैं डिजीज को। द सर्च फॉर द अनऑर्गेनाइजेबल जो भी डिजीज होती है डिटेक्ट बाय द मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर के उसको डिटेक्ट करके हम रैपिडली क्या करेंगे, टेस्ट करवाते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं ताकि उस जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को हम अच्छा कर सके और उसको जो भी डिजीज है वो हम डिटेक्ट कर सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इज परफॉर्म्ड टू द डिटेक्ट डिजीज अर्ली। जो स्क्रीनिंग है वो क्या करती है कि डिटेक्ट करती है डिजीज को अर्ली, फर्स्ट स्टेज में वो डिजीज को डिटेक्ट कर देती है और प्रोमोट द ट्रीटमेंट एंड उसके अलावा वो उसको प्रोमोट करती है ट्रीटमेंट को और उसकी हेल्थ को। इनिशियली फर्स्ट में ही उसकी जो पेशेंट है उसको कोई डिजीज हो गई है तो उसको स्क्रीनिंग करा के फर्स्ट डिटेक्शन मिल जाती है और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देके उसकी हेल्थ को प्रोमोट किया जाता है। एग्जांपल्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि इनको देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट में मोनोग्राफी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। हमें क्या है कि मोनोग्राफी के थ्रू पता चलता है कि किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आइस टेस्ट फॉर द गामा जो ग्लोकोमा है उसके लिए आइस की टेस्ट करवाना। उसके अलावा एक्यूलेट ब्लड टेस्ट जिसमें हमें क्या है कि कोलोरेक्टल जो भी कैंसर होती है उसका पता चलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं PPA जो क्या करते हैं सीरम टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमें सर्विकल कैंसर की जो हम स्क्रीनिंग करवा सकते हैं हमें पता चलता है। और उसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक जिसमें एंटीजन टेस्ट करवाते हैं जिसमें प्रोस्टेट जो भी है उसके कैंसर का पता चलता है। ओवरऑल ये सारी जो भी डिटेक्शन के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं ताकि अर्ली हमें पता चल सके कि किस पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट स्टेज में उसकी ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग के किस टाइप की हम स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट में। सबसे पहले मास स्क्रीनिंग इन्वॉल्व द होल पॉपुलेशन में हम मास स्क्रीनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें आ जाता है कि मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करना इन ऑल एडल्ट इन द पॉपुलेशन। जितनी भी एडल्ट की पॉपुलेशन है उन सबको हम क्या करेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर हम फ्रीक्वेंटली मेजर करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे मास स्क्रीनिंग। जो फर्स्ट टाइप है कि स्क्रीनिंग कितने टाइप की है, सबसे पहला जो टाइप है वो है मास स्क्रीनिंग। तो उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप में जिसमें टारगेटिव स्क्रीनिंग आ जाती है। टारगेटेड स्क्रीनिंग में क्या करते हैं द सिलेक्टेड ग्रुप होल्ड द एंटीसेप्टेड टू हैव एनी इंक्रीज द प्रिवेलेंस ऑफ द कंडीशन कि किन किन चीज़ों की वजह से कंडीशन बढ़ रही है, प्रिवेलेंस हो रही है, ठीक है, उसको स्क्रीन करने के लिए हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। तो उसमें क्या आ जाता है कि मायर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हम चेक करते हैं जिसमें नॉर्मल से अगर ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल लेवल तो वो क्या करेंगे स्क्रीन करेंगे मायर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन रिलेटेड टू द फैमिली एंड हाइपरलिपिडेमिया। और उससे हमें क्या है कि या तो फैमिली के हिसाब से उसका ब्लड जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना है, या तो उसको हाइपरलिपिडेमिया है ज्यादा उसको मतलब कि फैटी पेशेंट्स और उसकी जो ब्लड में हाइपर लिपिड है ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है तो वो भी इम्पेक्ट करती है। तो इसमें हमें क्या है कि टारगेटेड में हमें क्या है कि लिपिड की अमाउंट हम स्क्रीन कर सके और फाइंड कर सके उसको हम क्या कहते हैं जो टारगेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके अलावा बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। दे आर WHO गाइडलाइंस फॉर द एडिशन। जो भी डिसीजंस होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे जो भी WHO गाइडलाइंस है उनको। और व्हेन द स्क्रीनिंग अप्रोप्रिएट द डाउन अप बाय द जो भी डाउन अप जो है ना जेंडर्स है 1968 में जिन्होंने बताया था। फर्स्ट में है कंडीशन शुड बी आर इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ये कंडीशंस हेल्थ को क्या करती है इम्पोर्टेंस होती है। स्क्रीनिंग जो कंडीशन होती है वो क्या है कि इम्पोर्टेंट होती है हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा दे आर
नेचुरली हिस्ट्री शुड बी अ वेल अंडरस्टैंडिंग, और वो क्या है कि एक उस डिजीज की नेचर को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। और उसके अलावा द वेल्थ शुड बी आर डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज, और कोई भी डिजीज हो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके, उसके इम्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके। और उसके अलावा ये हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होती है कि कंडीशन को देखने के लिए है। और there should be a suitable test for the early stage, और उसके अलावा जो भी suitable टेस्ट होती है अर्ली स्टेज के लिए वो भी करवाना जरूरी होगा। हम बात करते हैं टेस्ट शुड बी acceptable to the population to the, और कुछ ऐसी टेस्ट होती है जो क्या है सुइटेबल हो और एक्सेप्टेबल भी हो, जो स्क्रीनिंग हम टेस्ट करवा रहे हैं उसके हिसाब से। और उसके अलावा द केस शुड बी आर बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट्स, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि उसको बैलेंस करते हैं ताकि उसका फायदा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ऐसी डिजीज स्क्रीनिंग कराई है, उसमें 100 पीपल है, 10 केस पॉजिटिव है, तो हमें क्या है कि स्क्रीनिंग के थ्रू हम दूसरी पॉपुलेशन को भी उससे बचा सकते हैं। ओवरऑल स्क्रीनिंग हम इसलिए ही करवाते हैं ताकि किसी भी डिजीज़ को हम अर्ली से डिटेक्ट कर सके, उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर सके, और उसको अंडरस्टैंड करें उसके जो भी इम्पेक्ट है उस हिसाब से कि कौन सी कंडीशन उसके बाद बात करते हैं कि डिजीज ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। डिजीज ट्रीटमेंट में अदर सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड इंक्लूडिंग, जिसमें आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कि हम ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरटेंशन की ताकि अदर कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट को ना हो सके, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, वो ना हो सके। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ द स्किन कैंसर एज देयर अकर्स, और उसके अलावा कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जिनको हम प्रिवेंट करके जो स्किन कैंसर है उससे बचा सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या है कि प्राइमरी अगर किसी को हो गई है तो उसका इम्पैक्ट कम करना है, सेकेंडरी में हमारा यही काम होता है कि कोई डिजीज़ हो गई है उसका इम्पैक्ट हमें कम करना है। यहाँ पे हाइपरटेंशन हो गई है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो कम करनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो उसके रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उनको कम करना होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रस्टी प्रिवेंशन के। ट्रस्टी लेवल पे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रस्टी प्रिवेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कार्ड measure and available to the reduce limit impairments and disabilities and minimize sufferings। क्या है कि टर्शरी केयर में वो आ जाता है कि किसी चीज को हम क्या करें, एक लिमिटेड उसका इम्पैक्ट किसी भी पेशेंट पे पड़े, ठीक है, कोई डिजीज हो गई है तो उसको हम क्या करें मेयर करके अवेलेबिलिटी इतनी दे ताकि उसको एक रिड्यूस कर सके, उसकी लिमिटेशन कितनी है उसको रिड्यूस कर सके, डिजीज की लिमिटेशन को कम कर सके। उसके अलावा इम्पेयर्ड जो हो रही है या फिर डिसेबिलिटी हो रही है उनको मिनिमाइज कर सके, और सफ़र जो कर रहा है, सफरिंग है पेशेंट की, उसको भी हम क्या करें कम कर सके। द काज एंड एक्साइटिंग्स फॉर द डिपार्चर्स फॉर द गुड हेल्थ, और कुछ ऐसे एक्साइटिंग्स डिपार्चर्स देते हैं जिससे क्या हो, डिपार्चर्स फॉर द गुड हेल्थ के लिए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। प्रोमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट एंड इरिटेबल कंडीशन जो है उनको हम एडजस्ट करवाएं और हेल्थ को प्रोमोट कर सके। ओवरऑल ट्रस्टी केयर में यही होता है कि जो भी इम्पैक्ट है उसको कम करे, लिमिटेड करे, इम्पेयर करे, जो भी उसका डिसेबिलिटी हो रही है या फिर उनको, और सफरिंग को मिनिमाइज करे, कम से कम करे, और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, इनहेंस। उसके अलावा बात करते हैं ट्रस्टी प्रिवेंशन। ट्रस्टी प्रिवेंशन में क्या होता है कि मोस्टली इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द स्टेज ऑफ द ट्रस्टी प्रिवेंशन, के कौन से स्टेज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं अकम्प्लिश करते हैं ट्रस्टी प्रिवेंशन को। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, के कितनी हद तक कोई भी मसल्स है, अगर किसी मसल्स की प्रॉब्लम है कितनी हद तक वो डिसेबल हुए हैं उनको एक अच्छे से रिकवर करना या फिर डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनको एक रिकवरी में ले जाना, या फिर रिहेबिशंस जिसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं उसको एक हेल्थ की तरफ ले जाते हैं
उनको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जिनमें ओवरऑल चाहे वो मसल की हो, चाहे वो ओवरऑल ग्रोथ हो, तो उसमें क्या है कि हम उस पेशेंट को एक्टिविटी के थ्रू या फिर कुछ ऐसी कम जो एक्सरसाइज होती है उनके थ्रू क्या करवाते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है उनको एक डिसेबिलिटी जितनी होती है उनको लिमिटेशन तक रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं उनकी हेल्थ को। और उसके बाद बात करते हैं ड्रस्ट्री प्रिवेंशन में। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूड करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज़। जो भी डायबिटीज़ डिजीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशन से किस तरीके से प्रिवेंट होना चाहिए, और उसके अलावा ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। पेशेंट्स विथ मेडिकल एंड डाइट एक्सरसाइज एंड प्रिडिक्ट एग्जामिनेशंस की कौन सी प्रिडिक्ट एग्जामिनेशंस जो होती है एग्जामिनेशन वो करनी चाहिए, ताकि उस हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर सकें। उसके अलावा कौन सी ऐसी मेडिकेशन या फिर डाइट एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि उसकी जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है वो क्या हो कि उसकी एक लिमिटेशन हो, वो डिसेबल हो जाए और उसकी एक लिमिटेशन तक उसके काज हो, ज़्यादा वो काज बढ़े ना और उसकी सीवियरिटी ज़्यादा बढ़े ना, और उससे कम हो सकती है, ठीक है, उसके हिसाब से हेल्थ प्रमोशन हो सकती है, पर उसकी ज़्यादा इनहेंस ना हो। तो उसके लिए हमें क्या है कि ट्रस्टी लेवल प्रिवेंशन करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट